वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टॉपिक एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। देखिए, पहले हम डिफाइन करेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला को और उसके बाद डिफाइन करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला को। उसके बाद हम सीखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो पहली डेफिनेशन है मोलिकुलर फॉर्मूला। देखिए, मोलिकुलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला होता है जो उस कंपाउंड में हर एक एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द केमिकल फॉर्मूला विच represent actual number of atoms of each element in given compound। तो मोलिकुलर फॉर्मूला वो केमिकल फॉर्मूला होगा जो हर एक एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। उस फॉर्मूले को हम मोलिकुलर फॉर्मूला बोल पाएंगे। एग्जांपल देखिए, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। ये जो केमिकल फॉर्मूला है इसको हम ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला मानेंगे, क्योंकि ये केमिकल फॉर्मूला ग्लूकोज के हर एक एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जानते हैं ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स होते हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और 6 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। तो इस फॉर्मूले से हर एक एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम हमें पता चल रहे हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को हम बोलेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला। सेकंड है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखिए, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हर एक एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पता नहीं चलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूले से, बल्कि वो नंबर ऑफ एटम्स की एक सिंपल मोलर रेशियो हमें बताएगा। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द केमिकल फॉर्मूला which represent simple molar ratio of atoms of each element in given कंपाउंड। एग्जाम्पल देखिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए, कार्बन एटम है 6, हाइड्रोजन है 12, ऑक्सीजन है 6। इनकी सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालनी है, यानी बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करना है और सभी डिवाइड होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं बड़े से बड़ा नंबर है 6 और तीनों डिवाइड हो रहे हैं। 6 से डिवाइड करेंगे तो कार्बन बचेगा 1, हाइड्रोजन 2,
और ऑक्सीजन 1, तो रेशियो आएगी 1:2:1। तो सिंपल मोलर रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है। इस फॉर्मूले को हम बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो केमिकल फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो केमिकल फॉर्मूला एटम्स की सिंपलेस्ट मोलर रेशियो को एक्सप्लेन करेगा, यानी एटम्स की रेशियो को बताएगा। आप देख सकते हो, अगर रेशियो बनाए तो सिंपलेस्ट रेशियो बनती है 1:2:1, तो 1:2:1। तो आपको ध्यान रखना है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो एटम्स की सिंपल मोलर रेशियो को एक्सप्लेन करेगा उसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिटरमाइन कैसे करेंगे, कौन कौन सी स्टेप्स हम यूज करेंगे वो आपको लर्न करनी है। तो पहली स्टेप, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। पहले स्टेप में हम एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे टेबल मेथड को यूज करके। अभी मैं एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड स्टेप में जो एम्पिरिकल फॉर्मूला में मिला है, हम इस फॉर्मूले का मास कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो सेकंड स्टेप में इस एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, जिसको बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब थर्ड स्टेप में हम यूज करेंगे मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए, मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको ध्यान रखना है। मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है, 2 × वेपर डेंसिटी। आपको क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी गिवन मिलेगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास आ जाएगी मॉलिक्यूलर मास। दूसरा आपको ध्यान रखना है, यह आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन भी हो सकता है। फिर से सुनिए, पहली स्टेप में टेबल मेथड को यूज करके एम्पिरिकल फॉर्मूला को डिटरमाइन करोगे। दूसरे स्टेप में इस एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास कैलकुलेट करोगे, जिसको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बोल देंगे। तीसरी स्टेप में मॉलिक्यूलर मास हमें चाहिए, या तो मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा, और अगर मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है तो वेपर डेंसिटी गिवन होगी। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी। अब देखिए, अब हम कैलकुलेट करेंगे एन फैक्टर। एन फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे। एन फैक्टर किसके बराबर होता है, फॉर्मूला हमारा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। जो भी मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया है उसको डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से, वैल्यू आ जाएगी एन फैक्टर की, और लास्ट स्टेप में निकलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, इस एन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला से। तो हमारे न्यूमेरिकल्स में ये 5 स्टेप्स हमें यूज करनी है। तो पहली स्टेप, एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे टेबल मेथड से। दूसरी स्टेप, इस एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास कैलकुलेट कर लेंगे, जिसको बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तीसरी स्टेप में
मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे। मोलिकुलर मास किसके बराबर होगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी के। फोर्थ स्टेप में एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। एन फैक्टर किसके बराबर होगा? मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास के। और फिफ्थ स्टेप में मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, किसके बराबर होगा? इस एन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला से। क्वेश्चन फर्स्ट, कैलकुलेट empirical formula of compound with given percentage composition। हमें एक कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, उसका इंपिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। क्या परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है? पहला एलिमेंट हमें गिवन है सोडियम, परसेंटेज कंपोजिशन है 29.11%। दूसरा है सल्फर, परसेंटेज कंपोजिशन है 40.51%। थर्ड है ऑक्सीजन, परसेंटेज कंपोजिशन है 30.38%। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना है। तो पहली स्टेप हमारी थी इंपिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, और इस क्वेश्चन में सिर्फ इंपिरिकल फॉर्मूला हमसे पूछा गया है, तो हम टेबल मेथड यूज करेंगे। अब टेबल मेथड कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहला कॉलम हम बनाएंगे एलिमेंट, दूसरे कॉलम में हम बनाएंगे परसेंटेज कंपोजिशन, तीसरा कॉलम हमारे पास होगा एटॉमिक मास, फोर्थ में हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। फिफ्थ में यूज करेंगे हम सिंपल मोलर रेशो, और लास्ट कॉलम में यूज करेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो ये 6 कॉलम हमें यूज करने हैं। फर्स्ट में हम लिखेंगे एलिमेंट, सेकंड में परसेंटेज कंपोजिशन, थर्ड में एटॉमिक मास, फोर्थ में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फिफ्थ में सिंपल मोलर रेशियो, और सिक्स्थ में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्वेश्चन इजी हैं, थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी है, ध्यान से इसको समझना है। देखिए पहले लिखिए जो आपको गिवन है, एलिमेंट्स गिवन है सोडियम, दूसरा सल्फर, और तीसरा एलिमेंट हमें गिवन है ऑक्सीजन। अब देखिए सोडियम की परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है 29.11%, सल्फर की 40.51% और ऑक्सीजन की 30.38%। सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और तीनों की परसेंटेज कंपोजिशन हमें गिवन है। अब देखिए एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास 23, जर्नली एटॉमिक मास भी क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23, सल्फर का
32, ऑक्सीजन 16। अब देखिए, अब आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। आपको ध्यान रखना है जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको मास के इक्विवेलेंट ले सकते हैं हम। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे सोडियम के 29.11 डिवाइडेड बाई 23, सोल्व करेंगे वैल्यू आएगी 1.266। 1.266। सल्फर में परसेंटेज कंपोजिशन को मास के इक्विवेलेंट ले रहे हैं, मास अपॉन एटॉमिक मास 40.51 डिवाइडेड बाई 32, यहाँ भी नंबर मोल आएंगे 1.266 और 30.38 डिवाइडेड बाई 16 1.897 नंबर मोल हमने कैलकुलेट कर लिए। एलिमेंट गिवन होगा, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगी, एटॉमिक मास गिवन होगा। हमने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं, मास अपॉन एटॉमिक मास, मास अपॉन एटॉमिक मास, मास अपॉन एटॉमिक मास, तीनों के नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। अब देखिए, अब हमें चाहिए सिंपल मोलर रेशो। सिंपल मोलर रेशो डिटरमाइन करने का मेथड क्या है? इन तीनों में से सबसे छोटी टर्म आपको सेलेक्ट करनी है। नंबर ऑफ मोल्स की वो वैल्यू सेलेक्ट करो जो सबसे कम है। हम देखेंगे सबसे कम है 1.266, तो बारी बारी से सबको उस वैल्यू से डिवाइड कर दो। 1.266 डिवाइडेड बाई 1.266 वैल्यू आई 1। 1.266 डिवाइडेड बाई 1.266 वैल्यू फिर आई 1। 1.897 डिवाइडेड बाई 1.266 वैल्यू आई 1.5। फिर से सुनिए, सिंपल मोलर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनमें से सबसे छोटी वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है। सबसे छोटी वैल्यू है 1.266, तो बारी बारी से सबको 1.266 से डिवाइड करेंगे। तो 1.266 डिवाइडेड बाई 1.266 1, 1.266 डिवाइडेड बाई 1.266 1, 1.897 डिवाइडेड बाई 1.266 1.5। अब देखिए, सभी वैल्यू को देखो, फ्रैक्शनल वैल्यू है, पॉइंट्स में वैल्यू है। हमें बनाना है होल नंबर। होल नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? छोटी से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो देखिए, आप सभी जानते हैं 1 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखो कि होल नंबर बनता है कि नहीं बनता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको भी 2, और ये बन गया 3। तो आप देख रहे हो होल नंबर बन चुका है। अब 2 से मल्टीप्लाई करने से ना बनता तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखते सभी को। 3 से भी ना बनता, 4 से मल्टीप्लाई करके देखते। तो जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपका होल नंबर रेशियो आ जाए, सभी होल नंबर में चेंज हो जाए, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। स्टार्ट करना है 2 से, फिर करके देखो 3 से, फिर भी ना बने तो 4 से, फिर भी करो 5 से, 5 से भी ना बने तो 6 से। 6 तक डेफिनेटली आ जाएगा। अगर 6 से ऊपर वैल्यू जा रही है तो अपने क्वेश्चन को चेक करो, आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं रॉन्ग कर दिया कैलकुलेशन को, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, तो एलिमेंट है सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन थी, एटॉमिक मास गिवन था, आपने नंबर मोल कैलकुलेट कर लिए, सबसे छोटी वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, सभी को उससे डिवाइड करके सिंपल मोलर रेशियो आ गई और आपने फिर उसको होल नंबर रेशियो में चेंज कर लिया। तो देखिए, इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड,
क्या है देखिए, सोडियम 2 Na2, दूसरा है सल्फर, सल्फर भी 2 S2, ऑक्सीजन 3O3। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया Na2S2O3। क्वेश्चन सेकंड, कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला of compound with given percentage composition। आपको गिवन है पोटेशियम 26.6%, क्रोमियम 35.4% और ऑक्सीजन 38.1%। आप देखो तीनों ऐड करके 100 बनेंगे। अब देखिए इंपिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो सेम टेबल मेथड हम यूज करेंगे। पहला कॉलम बनाएंगे एलिमेंट, दूसरा कॉलम परसेंटेज कंपोजिशन, तीसरा कॉलम एटॉमिक मास, फोर्थ कॉलम नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। फिफ्थ कॉलम में सिंपल मोलर रेशियो कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब देखिए एलिमेंट है पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन। पोटेशियम की परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है 26.6%, क्रोमियम 35.4%, ऑक्सीजन 38.1%। अब देखिए एटॉमिक मास, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, क्रोमियम का एटॉमिक मास है 52 और ऑक्सीजन का 16। गिवन मिलेगा ये क्वेश्चन में, ध्यान रखना आपको। अब देखिए नंबर मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन आउट ऑफ 100 होती है, मास के इक्विवेलेंट ले सकते हैं तो 26.6 डिवाइडेड बाई 39 मास अपॉन एटॉमिक मास। क्रोमियम के नंबर मोल्स मास अपॉन एटॉमिक मास, ऑक्सीजन के नंबर मोल मास अपॉन एटॉमिक मास। अब देखिए 26.6 को 39 से डिवाइड करोगे ऑलमोस्ट वैल्यू आएगी 0.68। 35.4 को 52 से डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 0.68 और 38.1 को 16 से डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 2.38। तो ये आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स। अब सिंपल मोलर रेशियो का क्या मेथड बताया, किसको सेलेक्ट करेंगे, जो वैल्यू सबसे कम है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0.68 तो सबको 0.68 से डिवाइड करो। 0.68 डिवाइडेड बाई 0.681, 0.68 डिवाइडेड बाई 0.681, 2.38 डिवाइडेड बाई 0.68 वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 3.5। अब होल नंबर बनाना है, क्लियर दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे पहले। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होल नंबर बन गया बच्चों।
अब देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या बना, पोटेशियम है 1 K2, क्रोमियम है 2 Cr2, ऑक्सीजन है 7 K2 Cr2 7, पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका कंपाउंड है ये। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट empirical and molecular formula of compound having vapor density 59 and given परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, कार्बन गिवन है 40.68%, हाइड्रोजन गिवन है 5.085% और बाकी ऑक्सीजन है, दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर लो। ऑक्सीजन है 54.228%। इस बार हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है और मोलिकुलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से समझना है। तो देखिए सबसे पहले हम अपनी टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं एलिमेंट, सेकंड में परसेंटेज कंपोजिशन, थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे एटॉमिक मास, फोर्थ कॉलम में नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला होता है मास अपॉन एटॉमिक मास। फोर्थ में सिंपल मोलर रेशियो और लास्ट कॉलम में हम लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब देखिए एलिमेंट है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन और नेक्स्ट है ऑक्सीजन। एलिमेंट गिवन है, परसेंटेज कंपोजिशन भी गिवन है 40.687, 5.085, 54.228। अब एटॉमिक मास आपको गिवन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। अब नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे, मास अपॉन एटॉमिक मास, वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 3.4, मास अपॉन एटॉमिक मास, मास अपॉन एटॉमिक मास। अब देखिए वैल्यू आई ऑलमोस्ट आपकी 3.4, 16 3 जा 48 ये आएगी। तो एलिमेंट गिवन है, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, एटॉमिक मास भी गिवन होता है, लेकिन मैं क्वेश्चन में उसको नहीं मेंशन कर रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए नंबर मोल मास अपॉन एटॉमिक मास, हमने नंबर मोल कैलकुलेट कर लिए। अब सिंपल मोलर रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू सेलेक्ट करो 3.4, तो 3.4 डिवाइडेड बाई 3.4 1, 5.085 डिवाइडेड बाई 3.4 1.5, 3.4 डिवाइडेड बाई 3.4 1,
अब होल नंबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 2। अब देखिए हम कैलकुलेट करेंगे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला। कार्बन 2, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2। अब हमने सेकंड स्टेप बताई थी, इस एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास कैलकुलेट कर लेंगे, जिसको बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। कैसे करेंगे? जैसे आप मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हो, 2 कार्बन है, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12, 2 इंटू 12। 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1, 1 इंटू 3। और 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू 16। तो 24 प्लस 3 प्लस 32, तो वैल्यू आ गई आपकी 59। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मिल गया हमें। अब हम कैलकुलेट करेंगे मोलिकुलर मास। मेथड क्या था? या तो मोलिकुलर मास गिवन होगा या वेपर डेंसिटी गिवन होगी। हमें गिवन है वेपर डेंसिटी 59, तो 2 इंटू 59 118। अब हम कैलकुलेट करेंगे एन फैक्टर। एन फैक्टर किसके बराबर है? मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलिकुलर मास आया 118, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 59, वैल्यू आई 2, तो एन फैक्टर आ गया आपका 2। अब देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा? एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला 2। एन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला से, C2H3O2, थ्रो आउट 2 से मल्टीप्लाई करो, C4H6O4। तो पहली स्टेप में एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे टेबल मेथड से, फिर इस एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास कैलकुलेट कर लोगे, जिसको बोलोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। उसके बाद वेपर डेंसिटी गिवन है, 2 से मल्टीप्लाई करके मोलिकुलर मास आ जाएगा। मोलिकुलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास की रेशियो एन फैक्टर, और क्या करना है? इस एन फैक्टर और एम्पिरिकल फॉर्मूले की मल्टीप्लाई करनी है, हमें मिल जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इस मेथड से मोलिकुलर फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन 4, हम बोल सकते हैं इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है और आपके स्कूल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो एक्स्ट्रा ध्यान लगाना है इसके ऊपर। क्वेश्चन है, ए वेल्डिंग gas contains 92.33% carbon and 7.67% hydrogen. If 10 liter of this gas has mass 11.6 gram at STP, calculate molecular formula of gas। वेल्डिंग गैस के नाम से जाना जाता है इस क्वेश्चन को। मोल कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे इसमें, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन इजी है लेकिन कंसेप्चुअल है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान इसके ऊपर लगाना है। देखिए पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे अपने टेबल मेथड से। तो टेबल बनाएंगे, पहले कॉलम में हम लिखते हैं एलिमेंट, दूसरे कॉलम में
परसेंटेज कंपोजिशन, तीसरे कॉलम में एटॉमिक मास, फोर्थ कॉलम में नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन एटॉमिक मास, फिफ्थ कॉलम में सिंपल मोलर रेशियो, और लास्ट कॉलम में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। हम कैलकुलेट करेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब देखिए एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास, पहला एलिमेंट है कार्बन और दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन की परसेंटेज 92.33 और हाइड्रोजन की परसेंटेज 7.67। एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। एलिमेंट गिवन है, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है, ये हमें पता भी है। अब देखिए नंबर मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, मास अपॉन एटॉमिक मास। 92.33 डिवाइडेड बाय 12 वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 7.68 या 7.69। 7.67 डिवाइडेड बाय 1 7.67। अब सिंपल मोलर रेशियो आपको कैलकुलेट करने, आप मेथड जानते हो, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू सेलेक्ट करो 7.67। तो 7.69 7.67 1 आ गया, बराबर मान सकते हो। पॉइंट्स को 0.1 तक की वैल्यू आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, 0.1। अब देखिए 7.67 डिवाइडेड बाई 7.67 वैल्यू आई 1, तो पहले ही होल नंबर है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला क्या आया देखिए, कार्बन 1 हाइड्रोजन 1 CH। पहली स्टेप देखिए, एलिमेंट गिवन है कार्बन हाइड्रोजन, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल। छोटी वैल्यू मिली हमें 7.67, सबको 7.67 से डिवाइड किया, सिंपल मोलर रेशियो आ गई, पहले ही होल नंबर है, यूं का यूं हमने लिख दिया। अब देखिए इंपिरिकल फॉर्मूला आया CH। अब देखो ध्यान से, अब हमें चाहिए इंपिरिकल फॉर्मूला मास। सेकंड स्टेप, पहली स्टेप में टेबल मेथड से इंपिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया, सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला मास। कार्बन है 12, हाइड्रोजन है 1, तो हमारे पास आ गया इंपिरिकल फॉर्मूला मास 13। अब हमें चाहिए मोलिकुलर मास। अब इस स्टेप को समझना है, मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में क्या होता है, मोलिकुलर मास गिवन होता है, और मोलिकुलर मास गिवन ना हो तो वेपर डेंसिटी गिवन होती है, तो वेपर डेंसिटी का डबल करके मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन ना तो मोलिकुलर मास गिवन है और ना ही वेपर डेंसिटी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये ध्यान से समझना है। अब देखिए, हम एक हिंट गिवन है, 10 लीटर ऑफ दिस गैस हैज मास 11.6 ग्राम एट STP। 10 लीटर गैस का मास दे दिया, और एक बात आप सभी जानते हो, STP कंडीशन में जो 1 मोल गैस का मास होता है वो उसका ग्राम मोलिकुलर मास, यानी सिंपली मोलिकुलर मास बनता है। देखिए कैसे, हम लेंगे 1 मोल। अब मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास, या सिंपली लिख देते हैं मास अपॉन मोलिकुलर मास। दूसरा, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अब देखो मास गिवन है 11.6 ग्राम,
पहला फॉर्मूला लगाया मास अपॉन मोलिकुलर मास, और एक दूसरा नंबर मोल का फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो देखिए मास है 11.6, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम है बच्चों 10 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, तो मोलिकुलर मास किसके बराबर आ गया बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 11.6 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 26। अब देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी पता है, मॉलिक्यूलर मास भी पता चल गया। अब हम निकालेंगे एन फैक्टर, किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास के। तो 26/30 वैल्यू आ गई 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है? एन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला से, 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH, तो वैल्यू आई C2H2। तो ये आ गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, एंड लास्ट स्टेप में निकला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी आपकी गैस है C2H2। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन फिफ्थ इंपॉर्टेंट है स्कूल के पेपर के लिए, और क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है, एक्स्ट्रा ध्यान इसके ऊपर लगाना है। क्वेश्चन है देखिए, ए क्रिस्टलाइन salt on heating becomes anhydrous by losing 45.6% of its mass if percentage composition of anhydrous salt is given. Calculate empirical formula of anhydrous and crystalline salts. क्या गिवन है? कंपोजिशन पोटेशियम गिवन है 15.1%, एल्यूमिनियम गिवन है 10.5%, सल्फर गिवन है 24.96%, और ऑक्सीजन गिवन है बच्चों 49.92%। आपको कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो पहले तो क्वेश्चन को समझना है, क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान लगाना है, पहले सिर्फ सुनना है इसको। देखिए हमें गिवन है एक क्रिस्टलाइन साल्ट, उसने बोला इस क्रिस्टलाइन साल्ट की हीटिंग की, और ये चेंज हो गया एनहाइड्रस साल्ट में। एक क्रिस्टलाइन साल्ट था, उसकी हीटिंग कर दी, एनहाइड्रस साल्ट में चेंज हो गया। कितना मास लूज किया? जितना भी था उसका 45.6%। तो पहली बात तो अपने माइंड में रखनी है बच्चों, एनहाइड्रस होता है जिसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल ना हो, और क्रिस्टलाइन होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल हो। तो देखिए पहले वाटर मॉलिक्यूल थे, और हीटिंग करने से वो वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो गए, और वो क्रिस्टलाइन से एनहाइड्रस बन गया। इसका मतलब जितना भी मास लूज हुआ है वो वाटर की फॉर्म में हुआ है।
तो हम बोल सकते हैं जो फॉर्मूला क्रिस्टलाइन साल्ट का था वही फॉर्मूला एनहाइड्रस साल्ट का मिलेगा। फर्क एक है, इसमें वाटर थे और इसमें वाटर नहीं थे। मान लीजिए इसका फॉर्मूला है A2B3 10 वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका फॉर्मूला मिलेगा A2B3। इसमें वाटर हैं और इसमें वाटर नहीं है, सिर्फ ये डिफरेंस मिलेगा। फिर से सुनिए, क्रिस्टलाइन साल्ट है, ये फॉर्मूला हो गया, ये वाटर हो गया। हीटिंग कर दी, उसने कहा इतना मास लूज हो गया, इसका मतलब हीटिंग करने से वाटर इवेपोरेट होता है तो वाटर निकल गया, तो इसका मतलब एनहाइड्रस क्रिस्टलाइन का बेसिक फॉर्मूला सेम रहेगा। फर्क क्या होगा, इसमें वाटर नहीं होंगे, इसमें वाटर होंगे, तो दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है। अब करोगे क्या, एनहाइड्रस साल्ट की परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, पहले हम एनहाइड्रस साल्ट का एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया हमारे पास। फिर हमें सिर्फ एक चीज़ पता करनी है, हीटिंग करने से कितने वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ, वो वाटर मॉलिक्यूल इसके पीछे ऐड कर देंगे तो हमारा एनहाइड्रस साल्ट से किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, क्रिस्टलाइन साल्ट का। तो पहले आपको क्या करना है, एनहाइड्रस की कंपोजिशन गिवन है तो एनहाइड्रस का फॉर्मूला आएगा नॉर्मल टेबल मेथड से, और उसके बाद आपको कंसेप्ट अप्लाई करनी है और आपको क्या करना है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिटरमाइन करने हैं और वो इसके पीछे ऐड कर देने हैं, तो किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, क्रिस्टलाइन साल्ट का। देखिए कैसे करेंगे। देखो भाई, फॉर्मूला हमारे पास मेथड यूज करेंगे टेबल मेथड। पहले कॉलम में लिखेंगे एलिमेंट, सेकंड में लिखते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन, थर्ड में लिखेंगे एटॉमिक मास, फोर्थ में लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मास अपॉन एटॉमिक मास। नेक्स्ट लेंगे सिंपल मोलर रेशियो, और लास्ट में लोगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब देखिए, एलिमेंट है पोटेशियम, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है सल्फर और फोर्थ है ऑक्सीजन। पोटेशियम गिवन है 15.1%, एल्यूमिनियम 10.5%, सल्फर 24.96%, ऑक्सीजन 49.92%। अब देखिए, एटॉमिक मास हम जानते हैं पोटेशियम का 39, एल्यूमिनियम का 27, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16। मेथड सभी समझ चुके हो। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करो, मास अपॉन एटॉमिक मास, वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 0.38, या हम बोल सकते हैं 0.39। 10.5 डिवाइडेड बाई 27, वैल्यू आएगी 0.39। 24.96 डिवाइडेड बाई 32, 3 7 जा 21, तो वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 0.78। और 49.92 डिवाइडेड बाई 16, 16 3 जा 48, तो वैल्यू आई 3.12। इतना सभी समझ चुके हो। एलिमेंट गिवन है, परसेंटेज कंपोजिशन है, एटॉमिक मास है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे मास अपॉन एटॉमिक मास से। अब देखिए, सिंपल मोलर रेशियो कैलकुलेट करनी है। सबसे छोटी वैल्यू है 0.39 डिवाइडेड बाई 0.39,
1, 0.39 डिवाइडेड बाई 0.39 1, 0.78 डिवाइडेड बाई 0.39 2, 3.12 डिवाइडेड बाई 0.39 वैल्यू आई 8। तो पहले ही होल नंबर है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 1 1 2 8। तो देखिए इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस साल्ट, एनहाइड्रस साल्ट का इंपिरिकल फॉर्मूला हमें मिल गया। पोटेशियम है 1, एल्यूमिनियम है 1, सल्फर है 2, ऑक्सीजन है 8। पोटेशियम 1, एल्यूमिनियम 1, सल्फर 2, ऑक्सीजन 8। तो हमने आधा क्वेश्चन सोल्व कर लिया। इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस साल्ट। एनहाइड्रस साल्ट की परसेंटेज कंपोजिशन गिवन थी, इसलिए एनहाइड्रस साल्ट का इंपिरिकल फॉर्मूला में मिलेगा पोटेशियम एल्यूमिनियम H2O8। तो देखिए हमने कैलकुलेट किया अभी तक इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस साल्ट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फर ऑक्सीजन। अब एनहाइड्रस साल्ट का इंपिरिकल फॉर्मूला मिल गया, अब क्रिस्टलाइन साल्ट का इंपिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। मेथड क्या बताया था, अगर हमें पता चल जाए एनहाइड्रस साल्ट बनाने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ है, तो वाटर मॉलिक्यूल पीछे लगा देंगे तो हमारे पास क्रिस्टलाइन साल्ट आ जाएगा। क्या कंसेप्ट लगाएंगे, ध्यान से समझना है। देखिए हमें नहीं पता क्रिस्टलाइन साल्ट का मास कितना था। अब देखो इंपिरिकल फॉर्मूला हमें मिल गया, तो हम बोलेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस साल्ट। पोटेशियम में 39, एल्यूमिनियम 27, सल्फर होता है 2 इंटू 32 और ऑक्सीजन होता है 8 इंटू 16। तो वैल्यू आएगी हमारी 258। अब देखो क्रिस्टलाइन साल्ट का मास नहीं पता, हम सपोज करेंगे लेट मास ऑफ क्रिस्टलाइन साल्ट, हम सपोज करते हैं क्रिस्टलाइन साल्ट का मास था 100। हीटिंग करने से लॉस कितना हुआ, लॉस इन मास 45.6%। तो 100 का 45.6% हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ गई 45.6। यानी अगर क्रिस्टलाइन साल्ट, एक्स्ट्रा ध्यान देना है, एक बार में समझ में नहीं आएगा। क्रिस्टलाइन साल्ट का मास मान लिया 100 ग्राम, उसने कहा लॉस हुआ है 45.6%। तो 100 ग्राम का 45.6% कितना होगा, 45.6 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए तो मास ऑफ एनहाइड्रस साल्ट कितना बचना चाहिए, क्रिस्टलाइन का था 100, लॉस इन मास हुआ इतना, तो एनहाइड्रस का बचेगा 100 माइनस 45.6, वैल्यू बची 54.4 ग्राम, 54.4 ग्राम। अब देखिए कंसेप्ट लगाएंगे,
एनहाइड्रस का मास हमें इतना पता चल गया, लेकिन है कितना एक्चुअल में 258। अब ध्यान से सुनना है, इफ एनहाइड्रस साल्ट इज 54.4 ग्राम, अगर एनहाइड्रस साल्ट 54.4 ग्राम है तो क्रिस्टलाइन कितना है उसके कंपैरिजन में 100 है। इफ एनहाइड्रस साल्ट इज 54.4 ग्राम देन क्रिस्टलाइन साल्ट इज 100 ग्राम। इफ anhydrous salt is 1 gram then crystalline salt is 100 upon 54.4 gram। if anhydrous salt is, लेकिन है कितना 258 ग्राम, तो क्रिस्टलाइन कितना होना चाहिए 100 अपॉन 54.4 मल्टीप्लाई बाई 258, वैल्यू आएगी 474.4 ग्राम। तो हम बोलेंगे एक्चुअल लॉस इन मास कितना हुआ, क्रिस्टलाइन है 474.4, एनहाइड्रस है 258, तो 216.4 ग्राम। और इतना सभी जानते हो ये सारा लॉस वाटर की फॉर्म में हुआ है, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने आ गए हमारे पास, मास हो गया 216.4 और एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18, तो वाटर मॉलिक्यूल आ गए 12। तो हम बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन साल्ट, एनहाइड्रस का कितना था KAlS2O8 और हमें पता चल गया 12 वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुए थे, तो पीछे हमने लगा दिया 12। फिर से सुनिए, एनहाइड्रस साल्ट का एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें मिल गया। हमने क्या किया, एनहाइड्रस साल्ट का एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लिया, यानी 258 ग्राम। अब देखिए, हमने मान लिया क्रिस्टलाइन साल्ट का मास था 100 ग्राम हीटिंग करने से पहले। अब हीटिंग की तो लॉस इन मास हुआ 45.6 ग्राम, तो इसका मतलब हीटिंग करने के बाद एनहाइड्रस साल्ट बचना चाहिए 54.4। तो यहाँ से हमारी कंसेप्ट बन गई, एनहाइड्रस 54.4 है तो क्रिस्टलाइन है 100, एनहाइड्रस 1 है तो क्रिस्टलाइन है 100 अपॉन 54.4, और एनहाइड्रस 258 है तो क्रिस्टलाइन एक्चुअल में कितना था 474.4 ग्राम। तो क्रिस्टलाइन पता चल गया, एनहाइड्रस पता चल गया, दोनों का डिफरेंस ले लिया। इसका मतलब ये वाटर का मास है, 18 से डिवाइड करके वाटर के मॉलिक्यूल आगे 12 और पीछे हमने लगा दिया 12H2O। तो बच्चों ये आपका टॉपिक था, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।